नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। मेरे साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत जहां खबर दिल्ली से है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और दोबारा रिमांड की मांग की है, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि जब ईडी ने सुनवाई के दौरान रिमांड की मांग की थी तो केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब केजरीवाल 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहेंगे। कोर्ट में केजरीवाल के बयान, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना था। ये वो बयान आपको दिखा रहे हैं जो केजरीवाल ने कोर्ट में दिए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। 2 साल से ये सब चल रहा है। अच्छे माहौल में पूछताछ हुई। कई सारे बयान आज केजरीवाल के सामने आए हैं जो कोर्ट में दिए गए हैं। यह भी कहा कि मेरा नाम सिर्फ 4 बयान में आया है। ईडी के दबाव में गवाहों ने बयान बदले। एमपी ने बयान बदला, उनके बेटे को रिहा किया गया। जांच के लिए ईडी का धन्यवाद भी किया। तो बता रहे हैं आपको, जहां कोर्ट में केजरीवाल के ये बयान सामने आए हैं, ये भी केजरीवाल ने पूछा है क्या गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है और आपके सीएम को तंग किया जा रहा है। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। के बारे में तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम, आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता चाहती है। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। ये तो इसके शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया था, जिसके बाद आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई हुई और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान किया, जिसे लेकर आज बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कह रहे मनोज तिवारी, सुनिए। नौटंकी, वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को, और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही चेयर जिस पे अरविंद केजरीवाल जी भी कभी बैठ करके तमाम झूठ बोला करते थे। तब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अंदरूनी सत्ता संघर्ष में उलझ गई है और दिल्ली फंस के रह गई है। आज हम प्रचार करने के लिए जिन भी गली में जाते हैं तो कई जगह तो लोग गंदे पानी के लिए हमको पकड़ लेते हैं।
हम बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में समझाते हैं, भैया मैं केजरीवाल वाला नहीं हूं, मैं तो, और बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ती है, तब समझ में उनको आता है कि क्या स्थिति है, किसने बनाया, कैसे कर दिया, 25 साल से दिल्ली को कैसे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा देकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की पीएसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी और उन सीटों को जीतने का प्रयास भी करेगी। मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी कार्य करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की। पत्र में उन्होंने लिखा कि न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के लिए ग्रुप काम कर रहा है। वकीलों के मुताबिक यह ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है। खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। इनका उद्देश्य वर्तमान कार्रवाई को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ऊधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक पर आए हमलावर ने नानक मत्ता बाबा तरसेम सिंह की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं DIG योगेंद्र रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार सेवा डेरा प्रमुख नानक मत्ता बाबा तरसेम सिंह की मोटरसाइकिल में आए अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी और गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए खटीमा के निजी अस्पताल ले जाया गया। हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानक मत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के प्रमुख की यहाँ हत्या कर दी गई है। ऊधम सिंह नगर से ये CCTV फुटेज आपको दिखा रहे, जहां 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में अश्लील वायरल वीडियो बनाने वाली 2 युवतियों और लापरवाही से स्कूटी चलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि स्कूटी पर सवार होकर तीनों ने होली के नाम पर अश्लील वीडियो बनाया था। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गांजा तस्करों का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से पुलिस ने 9 कुंटल गांजा पकड़ा है और इस पूरे गांजे की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में DM VK सिंह ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत फर्रुखाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया और संजीव पारिया की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव जेल में बंद हैं। लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है जो पूरी तरह से सरकारी संपत्ति रही है और 1922 से बजट के थ्रू तहसीलदार सदर इसके जो है प्रशासक रहे थे। बीच में अभियुक्त जो है संजीव पारिया एक व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध सरकार बनाम संजीव पारिया वाद संख्या 8/2024 अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम डीएम सर ने आदेश पारित करके ये संपत्ति सीज करने का आदेश किया हुआ है और मुझे फिर से प्रशासक नियुक्त किया है। तो अपने दायित्वों के क्रम में डीएम सर के आदेश के अनुपालन में ये संपत्ति। कानपुर आगजनी केस में आज कानपुर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी के केस में फैसला टल गया है। मामले में कोर्ट ने 4 अप्रैल को तारीख तय करी है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी समेत सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए थे। यूपी के कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को पकड़ा है। वहीं ये पकड़ा गया फर्जी आईपीएस अपने साथी के साथ मिलकर ऐप के जरिए पुलिस अफसरों का सीयूजी नंबर बनाकर पुलिस पर रौब झाड़ता था और उनसे काम भी करवाता था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पच्चीस मार्च को एक कॉल सीओ सिटी कन्नौज को आया था जिसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को एडीजी पीएचक्यू के नाम से इंट्रोड्यूस कराया और उसने बताया कि 2 बोतल शराब मेरे एक जानने वाले को दे दिया जाए और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था वो जो एडीजी पीएचक्यू का सीयूजी नंबर है वही डिस्प्ले हो रहा था। बट प्रकरण में संदिग्धता प्रतीत हुई तो इसमें इस प्रकरण को ट्रेस किया गया तो इसमें गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति जो थाना तिरवा का रहने वाला वो ट्रेस हुआ। इसका जब मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो ये भी पाया गया कि ये एडीजी पीएचक्यू बन के व अन्य पुलिस अधिकारी बन के विभिन्न जनपदों में एसएचओज और अन्य अधिकारियों को फ़ोन करके विवेचनाओं को प्रभावित करने का भी कार्य कर रहा था, एस्कॉर्ट भी प्राप्त करता था। ऐसे गंभीर कार्य इसके द्वारा किए गए। जानकारी में ये भी पता चला कि इसके ऊपर एक मुकदमा जनपद झांसी में भी पंजीकृत किया गया है, जहाँ इसने एसपी के पीआरओ को फ़ोन करके एक महिला कांस्टेबल के ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर बना रहा था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी के कन्नौज से तस्वीर है, जहां फर्जी अफसर बनकर पुलिस कर्मियों से काम करवाता था ये व्यक्ति। कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां खुद को आईपीएस बताता था, फर्जी आईपीएस अफसर बनकर रौब झाड़ता था और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां रामपुर में समाजवादी पार्टी का सस्पेंस जो था वो खत्म हो गया। साथ ही आजम गुट का पर्चा भी खारिज हो गया। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव के तय प्रत्याशी ही सपा के प्रत्याशी होंगे। साथ ही रामपुर से सपा प्रत्याशी और आजम खान के करीबी आसिम रजा समेत 12 के नामांकन को खारिज किया गया। देखिए, जैसे कि 7 पीसी रामपुर का जो लोकसभा का जो चुनाव है उसी के दौरान जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, 27 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी नॉमिनेशंस की, आज स्क्रूटनी का समय था 28 तारीख। उसी में हम लोगों के जो टोटल हम लोगों को जो अभ्यर्थी प्राप्त हुए थे वो 18 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें 12 लोगों के पर्चे निरस्त हुए हैं और 6 लोगों के जो पर्चे हैं वो स्वीकार हुए हैं। ये 12 लोगों की लिस्ट है पूरी। इसमें ज़्यादातर इंडिपेंडेंट है। इसमें सिफात अली खां, अशोक कुमार, जगत सिंह, अब्दुल कादर, प्रदीप कुमार गौतम, मोहम्मद आसिम राजा, गिरवर सिंह, मोइन खान, रियासत अली, फैज़ मोहम्मद खान, चंद्रपाल सिंह और अब्दुल सलाम। जो हमारे टोटल एक्सेप्ट हुए हैं वो हैं घनश्याम सिंह लोधी, जीशान खां, मोहिबुल्ला,
अरशद वारसी, महमूद प्राचा और शिव प्रसाद। देखिए, जो भी कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है नेशनल या स्टेट, उसको फॉर्म ए और फॉर्म बी अपना देना होता है। जो मोहम्मद आसिम राजा थे, उनके नामांकन पत्र में एक तो फॉर्म ए फॉर्म बी प्राप्त नहीं हुआ था, दूसरा उनका जो प्रपत्र 2 का होता है उसका भाग 2 वो भी क्या कहते हैं अनफिल्ड था, और उनको इसका नोटिस भी। भगत के बस में है भगवान, अक्सर आपको ये भजन सुनने को मिलता होगा जिसमें श्री कृष्ण और एक भक्त के बीच का प्रसंग दर्शाया गया है। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ अस्पताल पहुंचा। फिर क्या हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर साहब, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, इनका इलाज कर दो। अस्पताल में रोता हुआ यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, जो डॉक्टर के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है। दिखाओ तब ना फोटो ऊपर दिखाना है, दिखाओ। चोट किसे लग गए? अच्छा भैया दिखाएं? ऐसा रोया नहीं जाता। हाँ, यूपी के शाहजहांपुर का यह मामला है, जहां सुजानपुर गांव के रहने वाले 16 साल के रिंकू ने मंगलवार शाम को एम्बुलेंस के लिए फोन किया और लड्डू गोपाल को चोट लगने की सूचना दी। इसके बाद ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर 9 किलोमीटर दूर सुजानपुर गांव जा पहुंचा। इसके बाद रिंकू लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर एम्बुलेंस में बैठकर CHC अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में युवक डॉक्टर को मूर्ति दिखाकर रोने लगा और बताया इनका नाम लड्डू गोपाल है, ये वासुदेव के पुत्र हैं, इनकी उम्र 5 साल है। शाम को स्नान कराते वक्त ये हाथ से गिर गए, इन्हें चोट लग गई है, डॉक्टर साहब इनका इलाज कर दीजिए। युवक ये कहते हुए जोर जोर से रो रहा था। बाद में डॉक्टर ने युवक की तसल्ली के लिए आला लगाकर मूर्ति को चेक किया, तब जाकर युवक कुछ शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले लेकर जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में भी दिखाई दिए। कभी लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया तो कभी खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती भी दिखाई। अपने कार्यकाल के 100 दिनों में ऐसे ही कई बड़े फैसले लेकर सीएम मोहन यादव चर्चा का केंद्र बन गए। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के 100 दिन कैसे रहे। डॉक्टर मोहन यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूं डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद बीजेपी नेतृत्व ने कई बड़े नेताओं को किनारे करके जब मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया तो राजनीतिक गलियारे चौंक उठे थे। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए और जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा हुई वह खुद हैरान रह गए। उन्हें नेतृत्व के इस फैसले की भनक तक नहीं थी। मोहन यादव को जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी उसे देखते हुए कई लोगों को आशंका थी कि सीएम मोहन यादव को कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में बेहतरीन टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का नमूना पेश किया और शायद केंद्रीय नेतृत्व ने इसी उम्मीद के साथ उन्हें मध्य प्रदेश की कमान संभालने का मौका दिया था। 100 दिन पूरे होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन 100 दिनों में सरकार ने जन कल्याण, सुशासन और विकास से जुड़े 100 कार्य किए हैं। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को अधिकार दिलाना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता और 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करना नहीं भूल सकता। पीएम ने मध्य प्रदेश के 24,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ऐतिहासिक आयोजन कराया। ग्वालियर में सबसे कम समय में सबसे बड़े राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया।
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की। पीएम ने जो 4 वीआईपी और 4 जातियां गरीब, किसान, युवा और नारी बताई हैं, हम उनके कल्याण और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया का मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना, इंदौर, मंदसौर और धार जिले में लगने वाले नए उद्योग इसी दिशा के लिए कदम हैं। मध्य प्रदेश नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, राम राज्य के इस सपने को साकार करेगा। इस कर्तव्य काल में हम प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। मोदी की गारंटी को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े बड़े फैसलों से साबित किया कि वो एक तेज तर्रार और सबके हित में फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी तेज गति से काम चल रहा है। मोहन यादव के कार्यों से जनता के बीच उनकी एक पकड़ बनी है और वो जनता का विश्वास जीतने में भी सफल दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों में न केवल तेजी आई है, बल्कि समय समय पर मॉनिटरिंग किए जाने से जनता के हित में तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग संभागों में बैठक कर किसानों, युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग के लिए कई बड़े फैसले और ऐलान किए हैं। पीएम मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और मोदी के हर गारंटी पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। सीएम ने मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालते ही कई बड़े फैसले लिए। खुले में चल रहे मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की और मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने का भी निर्णय लिया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय नेतृत्व, सरकार और संगठन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर वो डबल इंजन की गाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मोहन यादव सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। मोहन यादव सरकार की बड़ी उपलब्धियां। मोहन यादव सरकार में मध्य प्रदेश का विकास, मजबूत सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था, गरीब और कमजोर वर्ग का रखा ध्यान, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लिया संकल्प। सीएम मोहन यादव ने लाउडस्पीकर पर लगाया बैन। गुना बस हादसे में कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। खुले में अवैध मांस, अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा विभाग को मिलाया। लाडली बहना योजना पर नहीं लगाया विराम। अपराधियों पर सख्त एक्शन, चलवाया बुलडोजर। भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म करने का फैसला। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। विश्वविद्यालय के कुलपति का पदनाम कुलगुरु किया। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय। आईएएस, आईपीएस की संभागीय तैनाती। नौकरशाही पर भी कसी नकेल। लापरवाही न करने के निर्देश। मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, हेली सेवा की शुरुआत। जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा का पुनर्निर्धारण। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन। अवैध कॉलोनी बनाने पर रासुका लगाने का कानून बनाने का फैसला। मोहन यादव ने सिर्फ इन 100 दिनों के अंदर ही इतने बड़े बड़े फैसले लेकर मध्य प्रदेश के विकास में वृद्धि ला दी है और जनता का विश्वास जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी सीएम मोहन यादव एक्टिव हो गए हैं और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।